नमस्कार। तो अदानी का जिन्न एक बार फिर से बाहर आया है। इस बार गार्जियन और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट छापने के बाद राहुल गांधी जो मुंबई में थे, आपने सुना कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से वही सवाल दोहराए कि अदानी के खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही है। इसका रिएक्शन जैसा होना था वैसा ही हुआ। आई एम विद अदानी या आई सपोर्ट अदानी जैसे ट्रेंड चलने लगे। लेकिन ये आई सपोर्ट अदानी, आई अपोज अदानी के बीच में ये पूरा खेल क्या है? क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जो आम लोगों के समझ में आती नहीं है। ये पूरा खेल क्या है, हम कोशिश कर रहे हैं आपको ये खेल समझाने का। मेरे साथ मयंक हैं, मयंक से हम समझेंगे कि ये पूरा का पूरा खेल क्या है। तो ये गार्जियन और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में अचानक से खबर आई और खबर आने के बाद फिर से तमाशा, कोई कहना चाहे तमाशा कह ले, शोर कहना चाहे शोर कह ले, ये सब शुरू हो गया। पूरा मामला क्या है और इस खबर के पीछे क्या है? जी, सबसे पहले देखिए कि द गार्डियन या फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो पहली बार या कोई पहली और कोई नई चीज नहीं हुई है। हम लोग तमाम लोग इस बारे में शोर पहले से बचाते रहे, बाकायदा मैंने भी काम किया और लोगों ने काम किया। और अडानी का जो ये पूरा मामला है, अगर हम पीछे जाए अतीत में, तो डीआरआई जो है वो बहुत पहले ही सेबी से कह चुका था जांच करने के लिए। आप बताइए हमारे दर्शकों को डीआरआई क्या है, सेबी क्या है? तो रेवेन्यूज का जो डायरेक्टरेट है, निदेशालय है, वो डीआरआई है और वो निगाह रखता है कि रेवेन्यू जो है अर्न किया जा रहा है उसमें बुनियादी बातें एक दो तीन की। एक, जो रेवेन्यू अर्न हो रहा है उस पे ठीक से टैक्सेशन वापस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको अर्न करने के जो तरीके हैं वो कानूनी है कि गैर कानूनी है, क्या किसी तरह से कोई अनएथिकल प्रैक्टिस तो नहीं है, मार्केट में पैसा जो है वो किस तरह से जा रहा है, वो मार्केट को बिगाड़ रहा है, बना तमाम चीजें जिस तरह की भी गड़बड़ियां हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, उस पर निगाह रखने का वो डायरेक्टरेट है, निदेशालय है। और सेबी जो है वो निगाह रखता है वित्तीय कामकाज पे, कंपनियों के वित्तीय प्रबंधन पे। और इन दोनों का काम, एक का काम जो है वो निगाह रखना है, दूसरे का काम जो है इस तरह से प्रबंधन करना है कि मार्केट इकोनॉमी जो है या जो कंपनी लॉज है उन दोनों से छेड़खानी ना हो। क्योंकि मार्केट जो है, शेयर मार्केट जिसको हम कहते हैं, जो और बाजार है, उसके भी कुछ नियम होते हैं। और खास तौर पे हर्षद मेहता वगैरह का जो मामला हुआ था उसके बाद से उनको लेके और सख्ती कर दी गई, क्योंकि शेयर के दामों में जो मैनिपुलेशन का पूरा खेल है और वो होता दुनिया भर में है। पर उसके बाद दुनिया भर के जो शेयर मार्केट थे, क्योंकि अंततः वो सरकार के नियंत्रण में ही काम करते हैं, तो वो स्वतंत्र नहीं, ऑटोनोमस हो सकते हैं पर आजाद नहीं है, तो उस पर निगाह रखनी होती है। क्योंकि दरअसल भारत में एक कानून है जिस बारे में हमने पिछले 9 साल से बात करना छोड़ दिया है, जो मोनोपोली के खिलाफ कानून है कि मार्केट में किसी एक कंपनी की मोनोपोली ना हो पाए। तो वो हमने, चाहे वो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन का सेक्टर हो, वहां जियो को खुला छोड़ दिया गया था, अब वही अडानी के साथ हो रहा है। तो पिछले कुछ सालों में उसकी अस्तित्व कर दी गई है, पर दरअसल एक कानून, एक एक्ट इन प्लेस है। तो सेबी से लेकर तमाम संस्थाएं, उनका ध्यान काम होता है इस पर निगाह रखना। सेबी जो भी बड़ी कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनके कामकाज के तरीके पे, उनके तो अदानी के कामकाज पे ध्यान नहीं रखा सेबी ने? बिल्कुल रखा जा रहा था और इसीलिए जांच शुरू हुई थी। और पहले भी इसको लेके सेबी जांच बकायदा कर रही थी। ये जांच जो है 2017 में क्लीन चिट देके उसको खत्म कर दिया गया, जो डीआरआई के कहने पे जांच शुरू की गई थी। और वही बात कल राहुल गांधी को हम सुन रहे थे, अभी उनकी बाइट, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जो है वो बकायदा नाम नहीं लेते हैं, पर वो बात करते हैं सेबी के एक चेयरपर्सन की। और वो चेयरपर्सन साहब जो है 2017 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ और उनके कार्यकाल के खत्म होने के ठीक पहले ये जांच जो थी ये बंद कर दी गई। और अभी हाल ही में जब गौतम अडानी ने टेक ओवर किया एनडीटीवी का, तो वो एनडीटीवी के बोर्ड में है और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, और मैं नाम ले दे रहा हूं, उनका नाम है यूके सिन्हा। यानी यूके सिन्हा उस सेबी के हेड थे जिनको अदानी के पूरे कामकाज के जांच का जिम्मा सौंपा गया था। सिन्हा साहब ने क्या किया कि पूरी जांच की होगी, हम मान के चल रहे हैं जांच की होगी, और उसके बाद अदानी साहब को क्लीन चिट दे दिया। और उसके बाद का खेल ये है कि जब एनडीटीवी पर अदानी ने कब्जा किया या खरीदा या अदानी का हो गया एनडीटीवी, तो उसमें उनको एक बड़े पद पर बिठा दिया गया। ये तो एक अलग से बात है, जरा ये हो सकता है कि उनकी ईमानदारी से खुश होके हो, लेकिन वो भी अडानी की ईमानदारी से खुश हो, बिल्कुल वो दोनों के बीच का मामला है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है? गौतम अदानी का नाम आ रहा है, उनके भाई का नाम आ रहा है, कोई चिंग चांग का नाम आ रहा है, मुझे याद नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ, और किसका किसका नाम आ रहा है, दुबई का नाम आ रहा है, ये सारा कुछ नाम आ रहा है। ये पूरा खेल क्या है? देखिए, इसको हम ध्यान से देखें, जो आपने बात कही यूके सिन्हा हो, और ये अपने आप में, अगर ये कोई और साल होता
किसी और सदी का, 2014 के पहले का। तो इसको सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे देखा जाता है कि यूके सिन्हा जाके ज्वाइन करते हैं, लेकिन चूंकि कानून उनको 1 साल के बाद रोक नहीं सकता है, या एसबीआई की जो डायरेक्टर थी वो जाके ज्वाइन कर लेती है, अडानी की कंपनी ज्वाइन करती है। और यहाँ भी हमको याद रखना होगा कि एसबीआई ही था जिसने ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदानों के लिए अडानी को भारी, ये सब व्यक्तिगत ईमानदारियां मान लेते हैं, मामले पे आते हैं सीधे। तो अब इसमें देखिए ये मामला जो है, इस मामले को लगातार पहले हुआ ये कि इसकी ट्रेल दरअसल इसको चेस करना शुरू भी कब हुआ, जब पनामा पेपर्स वगैरह सामने आते हैं। तो आईसीजे और तमाम जो स्वतंत्र पत्रकारों की संस्थाएं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की, वो लगातार ऑफशोर कंपनियों में दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोगों का जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, जिसमें भारत के फिल्म स्टारों से लेकर नेताओं तक के सबके नाम आए थे, वो पेपर रिलीज करती हैं। बाकी देशों में सरकारें गिर जाती हैं, इस्तीफे जाते हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, उसमें वो एक अलग बात है। पर वहां पर निकल के आया, अब इसमें एक नाम है जिस नाम को बाकी लोग अलग अलग तरह से ले रहे हैं। मैं ऑन द रिकॉर्ड ये कहना चाहूंगा कि दरअसल अनऑफिशियली वो सबसे अमीर भारतीय है, उसका नाम है विनोद अडानी। भारतीय तो है नहीं, वो भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं, प्रवासी भारतीय, हाँ। सबसे अमीर एनआरआई। और सबसे अमीर एनआरआई विनोद अडानी जो है, और आप विदेश में कहीं भी जाएंगे तो आपको बड़े उद्योगपति बताएंगे सबसे अमीर तो भाई वही आदमी है। ये इस आदमी की आप इंटरनेट भी सर्च करेंगे तो आपको 2 या 3 तस्वीरें मिलेंगी, कोई पब्लिक लाइफ में सामने नहीं है विनोद अडानी। लेकिन और परिवार के किसी भी बिजनेस में ऑन द रिकॉर्ड वो स्टेक होल्डर या डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी नहीं है। लेकिन तमाम ऑफशोर कंपनियां हैं ऐसी जिनसे वित्तीय लेन देन है गौतम अडानी की कंपनी का, जिसका स्वामित्व सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पे विनोद अडानी के पास है। विनोद अडानी को अगर मैं कहूं, जो अब तक मैंने उनका काम का समझा है पिछले 6 महीने में, खास तौर पे जो मैंने रिकॉर्ड्स देखे हैं अलग अलग दुनिया भरी कंपनियों के, ऑफशोर कंपनियां, और मैं ऑफशोर कंपनियां क्या है अभी समझाऊंगा इसके बाद। विनोद अडानी की अगर कोई पीएचडी होती है ऑफशोर कंपनियां बनाने की और गैर कानूनी या अनियमित लेन देन की, तो विनोद अडानी जो है या तो उनको डिलीट दे दी जाती, पीएचडी भी नहीं मिलती, उनको पास नहीं, पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, उनको डिलीट मिलती, मानद उपाधि मिलती। इतनी कंपनियां हैं उस आदमी के नाम पे, और उन तमाम देशों में ऑफशोर कंपनियां हैं जिनके जरिए हवाला या तमाम और तरीकों से पैसा जो है राउट किया जाता है भारत से किसी और देश से उन कंपनियों में, और वहां से पैसा दोबारा राउट होता है। और सारी गड़बड़ी दरअसल ये जो पैसा राउट हो रहा है, ये जो पैसे का एक ट्रांजैक्शन है, जो एक लूप चल रहा है और बहुत विशियस लूप है, उससे अगर आप इस लूप को समझ जाएंगे तो शायद आप थोड़ी देर हंसते रहेंगे कि ये किस तरह का खेल जो है वो गौतम अडानी, उनके भाई और उनके जो करीबी सहयोगी हैं जिनका नाम लिया, जिसमें से एक जो है वो यूएई के हैं जिनका नाम है नासिर अली शाबान अली जी, और दूसरे व्यक्ति जो है वो चाइनीज मूल के हैं पर वो ताइवान से हैं और उनका नाम है चैंग चुगलिंग। तो और ये नाम सुनने में बड़ा जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में किसी चीनी व्यक्ति का नाम रख दिया था वैसा ही है, पर असल में ये नाम है और ये कहानी भी उतनी फिल्मी है। अब अभी जो स्टोरी आई है ये उसके आगे की कड़ी है, जहां पर हिंडनबर्ग ने बहुत सारी चीजें, अच्छा हिंडनबर्ग ने जो किया, हिंडनबर्ग ने कोई पेपर ट्रेल जो है वो चेज नहीं की थी, पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्यों ऑथेंटिक है और क्यों सिग्निफिकेंट है, उसका कारण ये है कि हिंडनबर्ग ने जो डेटा अवेलेबल है ऑन द रिकॉर्ड उसको स्टडी करके, यानी कि जिसमें कंपनियों के पते हैं, कौन सी कंपनी कब बनी, उसका मालिक कौन है, उस कंपनी ने कहां इन्वेस्ट किया है, उसका पैसा कहां से आ रहा है और वो उसके अलावा कौन सा बिजनेस कर रही है जो पैसा आ रहा है, ये स्टडी करके इसके आधार पे, और अर्थशास्त्र ऐसे ही दरअसल पढ़ा भी जाता है वित्तीय लेन देन, उन्होंने इसके आधार पे ये रिपोर्ट अपनी बनाई थी गौतम अडानी वाली। ये जो रिपोर्ट है ये उसके बाद फॉलो करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और डॉक्यूमेंट फेच करती है, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को, दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के लिए अगर साक्ष्य चाहिए होंगे तो वो इन स्टोरीज से आते हैं। इन्होंने पेपर ट्रेल फॉलो की, ईमेल्स फॉलो की। तो इस पूरे पेपर ट्रेल में मैं जानना ये चाह रहा था कि जो मिला है वो खेल क्या है। जैसे मान लो कि करप्शन को हम कितना जानते हैं, हम तो इतना ही जानते हैं कि भाई एक बाबू से काम कराना था, हाँ। हमारा 50,000 का काम कराना था, बाबू ने कहा 10% चाहिए, 5,000 हमने उसको दिया, तो हम तो करप्शन को इतना ही जानते हैं। लेकिन ये जो पूरा खेल है ये है क्या, तो कैसे हुआ है ये स्टेप बाय स्टेप। तो अब इसको समझने के लिए पहले हमको ये जो मैं कह रहा था समझना पड़ेगा कि ऑफशोर कंपनी है क्या। तो अव्वल तो बात ये है कि ऑफशोर मतलब जो आपके देश में ना हो। अब ये ऑफशोर कंपनी क्यों बनाई जा रही है, तो अब और ऑफशोर कंपनी जब हम टेक्निकल टर्म में वित्तीय लेन देन में जाते हैं, इसका मतलब सीधा होता है कि एक ऐसी जगह कंपनी बनाना किसी ऐसे देश में
जहां टैक्सेशन तो हो लेकिन डायरेक्ट टैक्सेशन हो, एक हमारे इनडायरेक्ट है। दूसरा, आपको टैक्स भरने के लिए अपनी आय का तो हिसाब देना होगा, पर वो आय का स्रोत क्या है ये आपको बताना दिखाना जरूरी नहीं है। यानी सोर्स ऑफ इनकम बताना जरूरी नहीं है। हाँ, आपकी कंपनी में कहीं से भी कैपिटल आ रही है, वहां की सरकार आपसे ये नहीं पूछेगी कि आप क्या बिजनेस करके कमा रहे हो, यानी कि आप ड्रग्स बेच रहे हो या हथियार बना रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं, आप टैक्स पे कर रहे हो। अब दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं और इसीलिए इनको टैक्स हेवन कहते हैं। ठीक है, तो उसमें केमन आइलैंड है, मॉरिशस है, पनामा है ना, इस तरह के तमाम देश हैं। एक देश है उसमें से बरमूडा, और ये सब छोटे देश हैं और इनकी अर्थव्यवस्था दरअसल फल फूल इसी पे रही है, क्योंकि ये कंपनियां वहां बनाई जाती हैं। मान लीजिए 30% डायरेक्ट टैक्स है, आपने वहां पे 100 करोड़ ट्रांसफर किए, 30 करोड़ उनको दे दिए, उनकी अर्थव्यवस्था इससे रन कर रही है, उनको इससे कोई मतलब नहीं वो 100 करोड़ कहां से आया। ये जो अभी की स्टोरी है, इसमें बरमूडा में जो है वो कंपनियां फॉर्म होती हैं, और ये जो नाम लिया जा रहा है, ये क्या कहते हैं, अली साहब, नसीर अली और चैंग चुंगलिन, ये बताया जाता है कि विनोद अडानी के क्लोज एसोसिएट ही नहीं है। ये गौतम अडानी के तमाम अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इनका इन्वेस्टमेंट रहा है, और ये एसोसिएट बताए जा रहे हैं। ये नहीं है कि ये मतलब कोई बड़े उद्योगपति हैं, क्योंकि इनके पास पैसा कहां से आ रहा है उसका भी कुछ नहीं पता है। अब बरमूडा में जो है वो कंपनियां बनाई जाती हैं, और क्या बनाता है, जीओएफ। जीओएफ क्या होता है, जिसको कहते हैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड, और वहां से जो है पैसा आता है जो 2013 के बाद से भारतीय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्ट कहां किया जाता है, अडानी की कंपनियों में। अब आप 2013 के पहले की अडानी की कंपनियों का स्टॉक मार्केट में जो हिसाब किताब है, जो उनकी हैसियत थी, वो देख लीजिए, और 2013 के बाद आप देख लीजिए किन कंपनियों में किया गया। 4 कंपनियां थी, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, और बाद में अडानी ट्रांसमिशन में भी ये 2 लोग वो बना के जीओएफ इन्वेस्ट करते हैं। अब जब ये जीओएफ को आप चेस करेंगे पेपर ट्रेल, तो आपको पता चलेगा कि इनमें जो पैसा है वो कहां से आ रहा है ये पता नहीं है। अब उसके बाद आपको पता चलता है कि ये तो अडानी के आदमी है, ये गौतम अडानी के ही लोग हैं, जब विनोद अडानी के लोग हैं। और विनोद अडानी ने, अब ये जो है ऑफशोर कंपनी, ये मामला एक जो अभी सामने आया ये है। अब डॉक्यूमेंट इसके हिसाब से अगर देखें, डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है कि मार्च 2017 तक चैंग और अली की ऑफशोर कंपनी ने $430 मिलियन, यानी कि उनका जो पोर्टफोलियो था उसका 100% अडानी की कंपनियों के स्टॉक में डाल दिया। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई उद्योगपति है, वो अपने पोर्टफोलियो का 100% कैसे डाल सकता है। मतलब आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए एक ही जगह कैसे लगा सकते? ठीक, हाँ। अब इसमें एक और चीज जिसको लेके सेबी जो है वो वार्निंग दे चुकी थी, और शेयर मार्केट भी वार्निंग, लेकिन कोई एक्शन आज तक नहीं हुआ है। कई साल हो गए हैं। एक नियम है भारतीय स्टॉक मार्केट में पब्लिक शेयर होल्डिंग कंपनी का कि कम से कम 25% शेयर जो है वो फ्री फ्लोट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसमें आम जनता शेयर खरीद सके। ठीक, उसके अलावा जो प्रमोटर होल्डिंग है उसको लेकर नियम है कि इससे अधिक नहीं हो सकती। अगर आप अडानी की कंपनियों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अडानी की कंपनियों में 25% से अधिक, कई जगह 75% से भी ऊपर शेयर होल्डिंग खुद प्रमोटर की है, यानी कि गौतम अडानी की। ये नियमों के खिलाफ है, और इसको लेके अगर आप सालों साल कुछ नहीं कर रहे हैं तो अब तक तो शेयर मार्केट से इन कंपनियों को अनलिस्ट होना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ। ये इस रिपोर्ट में नहीं है। इससे अडानी का फायदा क्या हुआ? इससे अडानी का फायदा, ही पैसा, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है, मैं इस कंपनी से उठा के अपनी दूसरी कंपनी में लगा रहा हूं तीसरे के माध्यम से, इतना सब नाटक करने की जरूरत। अब इसके लिए हम जाते हैं हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वहां पे, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी खुद 4-5 कंपनियों के नाम मैं बता दूंगा, उन कंपनियों के नाम जाके गूगल सर्च कर ले, किसी भी वेबसाइट पे ट्रेंड लाइन पे जाके देख ले कि उस कंपनी ने कहां का इन्वेस्ट किया है। एक आइडियल एग्जांपल है एपीएमएस इन्वेस्टमेंट विनोद अडानी की ही कंपनी है, सीधे तौर पे नहीं पर अप्रत्यक्ष तौर पे पैसा विनोद अडानी का है। ठीक है, एपीएमएस इन्वेस्टमेंट ने क्या किया, ये कंपनी कर क्या रही है, इसकी टोटल जो है वैल्यूएशन इस कंपनी की अगर हम देखेंगे तो क्या है, अगर हम जाके देखें तो आप ये देखिए, यहाँ पे आइए और देखिए अडानी पावर लिमिटेड में इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। कितना इन्वेस्ट किया है, होल्डिंग वैल्यू 1590 करोड़। ठीक है, हम इसको 1590 करोड़ को अगर मोटा मोटी 1600 करोड़ मान लें, शेयर होल्डिंग कितनी है, 1.3%।
अब वित्तीय जो शेयर मार्केट का शेयर होल्डिंग का कंपनी का हिसाब किताब है, उसमें अगर आप स्टेक होल्डिंग का आइडिया समझे तो मतलब यह है कि अगर आप किसी कंपनी, मान लीजिए टीसीएच है, इसमें बाहर तो मैं आता हूं, आपने इस कंपनी में मान लीजिए 1000 रुपए लगाए हैं, तो 1000 रुपए लगे हुए हैं, इसकी वैल्यूएशन 1000 है। मैं आऊं और मैं 1000 रुपए आपको और दूं और आप मुझे 1% शेयर दें, तो 1% के 1000 के हिसाब से 100% की वैल्यूएशन क्या हुई? 1 लाख रुपए हो गई। वो कंपनी जो आपने 1 लाख से बनाई है उसकी वैल्यूएशन क्या हो गई? 1 लाख। 1000 जो बनाई है वो 1 लाख, 1000 जो बनाई है उसकी वैल्यूएशन 1 लाख हो गई, जबकि असल में आपके पास कितने हैं? 1000 मैंने दिए, 1000 आपके पास है, 2000 हुए ना जी। लेकिन वैल्यूएशन क्या हो गई? 1 लाख। उससे क्या फायदा होगा? शेयर मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपके स्टॉक प्राइस इंक्रीज होते हैं, आपकी टोटल वर्थ, जिसको हम नेट वर्थ बार बार कह रहे हैं, तो नेट वर्थ कहां से आ रही है? कंपनी की वैल्यूएशन जब आकी जाती है वो ऐसे आकी जाती है। अब अडानी पावर लिमिटेड में एपीएमएस जो है, एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड, वो खरीदता है 1.3% 1590 करोड़ देके। अब इस कंपनी की कीमत क्या हो गई? लगभग 16,000 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ के ऊपर। 1% है, सॉरी 1% 1590 खरीदा, तो इस कंपनी की वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ के आसपास हो गई। बिल्कुल। तो केवल 1% शेयर चूंकि किसी ने 1.3% खरीद लिया, तो 1.5 लाख करोड़ कंपनी की वैल्यूएशन हो गई, क्योंकि 1% शेयर अब इतने में बिका है। अब कोई और जब इन्वेस्ट करने आएगा तो वो उसी वैल्यूएशन के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। 1 शेयर मार्केट में आपकी वैल्यूएशन बढ़ी और नेटवर्क किसकी बढ़ी? अडानी की। अब ये अभी देखिए, इसी कंपनी ने अडानी एनर्जी में इन्वेस्ट किया है 1695 करोड़। स्टेक होल्डिंग कितनी है? 1.9%, 2% के आसपास। ठीक। इसी कंपनी ने अडानी टोटल गैस में किया है 1854 करोड़, स्टेक होल्डिंग 2.7%। ठीक है। अब आप देखिए, ये इस कंपनी ने अपना टोटल जो पोर्टफोलियो है, अब ये देखिए, मोदी पोन में कितना इन्वेस्ट किया? केवल 2.6 करोड़। कीरी इंडस्ट्री में कितना किया? केवल 44.4 करोड़। डीसीडब्ल्यू में केवल 55 करोड़। लेकिन अडानी कंपनी में अब देखिए, और यहां पे 2.6 करोड़ देके 6% स्टेक होल्डिंग ले ली। यहां पे 0% स्टेक होल्डिंग 3.1%, 3.1% स्टेक होल्डिंग 44 करोड़ में। यहां पे 3.4 55 करोड़ में। लेकिन अडानी की कंपनी में 1.3% 1590 करोड़ में, 1600 करोड़ में, 1800 1900 करोड़ में। और इन तीनों को जोड़ दें आप और फिर देख ले, टोटल कंपनी की जो कैपिटल है उसका 90% इसने अडानी के लगाया हुआ है। तो ये कंपनी बनी क्यों है आखिर? ये एक कंपनी है, ठीक। एक कंपनी और, क्रेस्टा फंड। अगर आप क्रेस्टा फंड को चले, और ये सारी कंपनियां जो है वो सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पे विनोद अडानी की है। क्रेस्टा फंड लिमिटेड शेयर होल्डिंग एंड पोर्टफोलियो। अब इसका आप देख लीजिए हिसाब किताब क्या कर रही है ये कंपनी। अब देखिए, इसने भी कीरी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिस कीरी इंडस्ट्रीज में एपीएमएस ने किया था। एक छोटी सी कंपनी में ये दोनों कंपनियां क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं? इसका मतलब ये किसी एक ही व्यक्ति की कंपनियां हैं, तो या फिर जुड़े हुए लोग हैं, और सिर्फ दिखाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कि हमने और जगह भी किया है, ठीक। लेकिन आप जब नीचे आएंगे, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड 1378 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 1.5% शेयर खरीदे गए। यानी कि इसको और आसान कर देते हैं, तमाम ऑफशोर कंपनियां, शेल कंपनियां बनाई गई विदेशों में, मॉरिशस में बनाई गई, केमन आइलैंड में बनाई गई, बरमूडा में बनाई गई। उन कंपनियों के जरिए अडानी की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हुआ। अब इसको थोड़ा और आसान करके समझते हैं कि आपके पास 100 रुपए, ठीक है। अब ये टीसीएच है, अब इसकी वैल्यूएशन क्या है? आपके पास 100 रुपए है, आपने 20 रुपए डाल के टीसीएच खोल दी। टीसीएच की वैल्यूएशन क्या है? 20 रुपए। 20 रुपए। आपके पास 80 रुपए बचे, आपकी वैल्यूएशन टीसीएच मिला के 100 रुपए है, हटा के 80 रुपए, ठीक। अब उस 80 में से अगर आपके पास 40 रुपए ब्लैक मनी है, जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं है कहीं, तो आपकी वैल्यूएशन ऑन द रिकॉर्ड क्या है? 40 प्लस टीसीएच के 20, 60 रुपए, ठीक है। ठीक है, 40 ब्लैक मनी है। अब ये 40 जो है आप साइफन करके इस 40 में से आपने 10 रुपए निकाले, ब्लैक वाले में से कि व्हाइट वाले? ब्लैक वाले में से, ठीक है, क्योंकि व्हाइट तो ट्रांजैक्शन ऑन द रिकॉर्ड हो जाएगा ना। हाँ। आपने 10 रुपए निकाले उस मनी से जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, और वो 10 रुपए आपने भेज दिए किसी और रूट से, यानी कि दुबई होते हुए, अमेरिका होते हुए, कहीं सी भी एक शेल कंपनी बना के मॉरिशस में। अब मॉरिशस सरकार आपसे नहीं पूछ रही पैसा कहां से आया, उसने कहा हमको 10 में से 3 रुपए टैक्स दे दो। आपने 3 रुपए टैक्स दे दिया। अब उस कंपनी में कितने बचे हैं? 7 रुपए। 7 में से 5 रुपए
आपने ही उस कंपनी से, अब वो कंपनी तो अलग है, यहाँ तो किसी को नहीं पता कौन चला रहा है, उसका मालिक कोई भी हो सकता है, प्रशांत को बना दीजिए, मुझे बना दीजिए, किसी को बना दीजिए। अब उस कंपनी ने जो मॉरिशस में है, जिसके पास 7 रुपए हैं, उसने 7 में से 5 रुपए टीसीएच में वापस इन्वेस्ट किए, ठीक है, और 1% शेयर खरीदा। टीसीएस की कीमत कितनी थी? 20 रुपए। 20 रुपए, 1% शेयर खरीदा गया 5 रुपए, तो टीसीएस की वैल्यू क्या हो गई? 500 रुपए 500 रुपए हो गई। अब टेक्निकली आपके पास अभी भी कितने रुपए हैं? वही नहीं, आप 30 रुपए टैक्स में दे चुके हैं, 3 रुपए, तो 100 आपके पास से 97 बचे हैं। 97 में से 30 ऑफ द रिकॉर्ड है, जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं है। आपकी टोटल वैल्यूएशन होनी चाहिए 67, 20, और ऑफशोर चला गया उधर 10, तो 10 में से 90 तो उधर ही 90 बचा। 90 आपकी टोटल वैल्यूएशन अभी होनी चाहिए, और 3 आप टैक्स में दे चुके हैं, तो आपको पता है आपकी वैल्यूएशन वो भी नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि अब 5 रुपए लगा के टीसीएच में 1% स्टेक आपने खुद अपनी एक नकली कंपनी से खरीद लिया, तो इसकी वैल्यू हो गई 500 रुपए, और आपके पास ऑन द रिकॉर्ड अभी भी 40 रुपए है, तो आपकी नेटवर्थ क्या हो गई? 540 रुपए। पहले कितनी थी? 40 रुपए, 60 रुपए। 60 रुपए। आप 60 रुपए से 540 की नेटवर्थ पे पहुंच गए। फिर आपने एक और कंपनी बनाई, क्योंकि आपकी नेटवर्थ बढ़ गई है, आपने उससे 2 रुपए डाले, 5 रुपए फिर डाले। पिछली बार 1% शेयर लिया था, इस बार आधा % ले लिया। अगली बार आप 10 रुपए डालेंगे और 1% शेयर ले लेंगे, और इस तरह से आपकी नेटवर्थ, जो अभी भी दरअसल 60 रुपए ही है, वो लगातार मैनिपुलेट होके बढ़ती चली जाएगी। गौतम अडानी पर जो मामला है, जो बात हो रही है, वो इस चीज को लेकर है। उन्होंने जो पिछले 5-6 सालों में अचानक से ऊपर चढ़े और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए नेटवर्थ के मामले में, उन पे आरोप यही है कि उन्होंने अपनी कंपनियों के शेयर्स या अपनी कंपनी की वैल्यूएशन इन्फ्लेट की। ये इन्फ्लेट ऐसे ही की गई कि उन्होंने विनोद अडानी की मदद से विदेशों में शेल कंपनियां बनाई, अपनी शेल कंपनी में अपना ही पैसा राउट करके इधर उधर से, और खुद ही उस कंपनी में अब सोचिए $450 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए। अब तो उन्होंने अपना ही पैसा या अपने रिश्तेदारों का पैसा है, कोई भी पैसा जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड पैसा कहां गया पूछा जाएगा, वो पैसा राउट किया, ऑफशोर कंपनियों में लगाया। यानी कि मेरी ही कंपनी में, मेरी ही बनाई एक और कंपनी ने मेरा ही पैसा इन्वेस्ट करके 1% शेयर खरीदा, और मेरी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई। और जितने में आप 1% शेयर खरीदेंगे या 2%, उसके हिसाब से 100% से आप निकालने कितनी हो जाएगी। तो मान लीजिए मुझे अपनी एक कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन फिलहाल चाहिए 2,500 करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए, तो मैं उसका 1% शेयर जो है वो 2,500 करोड़ में खरीद लूंगा अपनी एक कंपनी बना के। ये मामला है, हिंडनबर्ग ने भी यही बात कही। तो अब ये जो है, आप जाके स्टेक होल्डिंग पैटर्न जब चेक करेंगे अडानी कंपनियों का, आपको तमाम कंपनियां मिलेंगी, आप चेस करेंगे, पता चलेगा कि वो गौतम अडानी से जुड़ी हुई है कंपनियां। ऐसी कंपनियां हैं जिनके मालिक ऐसे लोग हैं जो भारत से भगोड़े हैं। एक हीरा व्यवसायी है जो भागे हुए हैं देश से, और गौतम अडानी की बेटी की शादी हुई है उनके बेटे से, उनकी भी एक कंपनी है, उस कंपनी का भी यही हाल है, वो भी शेल कंपनी। और ये कंपनी तमाम अलग अलग लोगों के, ऐसे ही ये 2 लोग, ये ताइवान और यूएई के 2 लोग हैं। और मतलब ऐसा तक हुआ है कि इनमें से एक व्यक्ति ने अपने कंपनी में पुरानी, उसमें $100 मिलियन उठा के एक साथ भेज दिए। ये इस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ। अगर आप देखेंगे तो ये हैरान करने वाली बात नहीं है केवल, जो बात राहुल गांधी या जयराम रमेश या कोई भी और कह रहा है, इस देश के इतिहास की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले नहीं हुई है। हर्षद मेहता ने शेयर प्राइस इन्फ्लेट किए थे, पर वो ऐसे इन्फ्लेट नहीं किए थे, और वो गिरफ्तार हुआ था। गिरफ्तार तो हुआ था, लेकिन उसने शेल कंपनियां बना के विदेश में अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करके उसने हाइप क्रिएट की थी मार्केट में, और मार्केट में किसी एक शेयर की हाइप क्रिएट करके या रातों रात खरीद के बेच के वो मार्केट अप डाउन कर रहा था। तो अब ये इसलिए सबसे बड़ा घोटाला है कि घपला है, क्योंकि ये कोई हाइप बना के प्राइस मैनिपुलेट नहीं किए गए। एक आदमी ने नेटवर्थ, और इसीलिए देखिए जब से अडानी गिरे हैं तब से वो अमीरों की लिस्ट में ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया को पता है कि ये आदमी है ही नहीं अमीर, ये पूरी नेटवर्थ ही इन्फ्लेटेड है, ठीक। और इसीलिए अब कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से बैठ के सोचे, दावा नहीं किया जा सकता, पर सरकार इस हड़बड़ी में है कि उनको ठेके दिलाया। अब इसमें अडानी के बिजनेस पे एक बात करनी और बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ियां करने के आरोप टाटा पर भी लगे, अंबानी पर, सब पे लगे, और करते ही हैं ज्यादातर लोग। पर वो लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। अडानी की आप हिस्ट्री को देखें
तो इस आदमी ने बनाया क्या है, यानी कि इनके बिजनेस का बूस्ट क्या है? लोग कहते हैं प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया अंबानी ने था, ये चला रहे हैं। अच्छा। मतलब पुल, वो मेट्रो कोई बनवाता है, उद्घाटन कोई और कर देता है। अच्छा। तो बनवाया अंबानी ने था, उद्घाटन अब ये सफर ये कर रहे हैं उसमें अच्छा। बैठ के, है ना। तो आप देखें, और वो कहीं ना कहीं वो जो एक पर्दे के पीछे नाराजगी है मुकेश भाई की, वो गौतम भाई को लेके रही है मोदी जी से, ठीक है। और इसीलिए अब सबकी आवाजें खुल रही हैं, अमिताभ बच्चन की भी राखी बांध देती है ममता बनर्जी जाके, ना, वो तो सारी चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पे इस खेल को समझना पड़ेगा, ये आदमी कर क्या रहा है। अगर आप गौर से देखें, इस आदमी के बिजनेस का बूस्ट क्या है? पोर्ट्स। क्या इसने पोर्ट बनाया था? नहीं। पोर्ट के रखरखाव की जिम्मेदारी मिली, यानी कि दरअसल वो एक तरह की ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी का काम है। तो पोर्ट की मिली, फिर एयरपोर्ट की भी मिल गई। आप समझिए, आप वहां पे क्या कर रहे हो? आप रिक्रूट कर रहे हो लोगों को, मैनेज कर रहे हो, बना तो नहीं रहे हो कुछ। बिल्कुल। पोर्ट मिल गए, ठीक, फिर उसके बाद पावर हाउस मिल गए, तो बिजली की सप्लाई कर रहा है, बना नहीं रहा है। अडानी पावर क्या कर रहा है? क्या अडानी पावर ने कोई प्लांट लगाया जहां बिजली बनाता है? तो अब आप ये देखिए, जो बात मैं कह रहा हूं, कुछ बनाए, उसके उन्होंने क्या किया कि पावर वो टेक ओवर कर लिया, ठीक है। एफएमसीजी में आएंगे तो विल्मर को टेक ओवर कर लिया, अडानी विल्मर हो गया, ठीक है। और अब उसके बाद हवाई अड्डा बनाया किसी और ने, है ना, दे दिया गया इनको। ये रेख रखाव कर रहे हैं। इनका बिजनेस असल में आप देखें तो क्या ऐसा बिजनेस है, और क्या हड़बड़ी है सरकार को कि एक कंपनी जो कुछ बनाती नहीं है, पुल नहीं बनाती, सड़क नहीं बनाती, कुछ नहीं करती। अभी मैं हरियाणा के नूह में था जब दंगे हुए, वहां पेट्रोल पंप था हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, एलपीजी अडानी की लगी हुई थी, ठीक है। अब ये, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो बात दोस्ती की हो रही है, सरकार या प्रधानमंत्री वो हड़बड़ी में है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी और काम मिल जाए, चाहे ग्रीस मिल जाए, चाहे यहां मिल जाए। कोयला खदान ये लेने गए थे ऑस्ट्रेलिया में, इनका विरोध हुआ, और ये जो आज रिपोर्ट हिंडनबर्ग की है या फाइनेंशियल टाइम की, यही सारी बातें शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हुई। इनका विरोध करने वाले जो सिविल राइट्स ग्रुप थे, जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, जो एक्टिविस्ट थे, उन्होंने यही सारा डेटा उठा के रखा था, और तब उन्होंने 2017 में 16 में ऑस्ट्रेलिया में विरोध करते हुए कहा था कि जिसपे सेबी जांच कर रही है, आप उस आदमी को यहाँ पे ठेका दे रहे हैं, जो करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहा है, आप उस आदमी को यहाँ पे ठेका दे रहे हैं। एक और मामला आपको बता दूं, अडानी साहब, अडानी कोल जो है, वो ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीद के एनटीपीसी को बेचता है। मजे की बात क्या है, क्या ये डील एनटीपीसी ऑस्ट्रेलिया से खुद नहीं कर सकती थी? कर सकती थी ना, बिल्कुल। क्या ये डील इसके पहले करती नहीं थी एनटीपीसी भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया से? अब ऑस्ट्रेलिया से अडानी कोयला खरीदते हैं और महंगे दाम में एनटीपीसी को बेचते हैं, और प्रेशर है, मुझे एनटीपीसी के अंदर होता है कि प्रेशर है कि कोयला इससे ही खरीदना है आपको, ठीक है। तो श्रीलंका के मंत्री ने भी बोला था, फिर बाद में उसकी बात वापस ले ली गई। तो ये पूरा खेल है और उसका मामला है, और इसलिए जब आपके पास कुछ होता नहीं है नहीं, तो आप बेईमानी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। तो आप अगर इसको देखें तो आपको आपको गड़बड़ कब करनी पड़ती, तो इसलिए ये पूरा लूप है। और इस लूप को जो है, अब इसमें सरकार जो है एक्शन ले सकती थी, पर सवाल ये सरकार एक्शन कैसे लेगी, क्योंकि सरकार एक्शन लेगी तो ये तो उनका अपना आदमी है, और बिना सरकार की जानकारी के हो नहीं सकता था। 10,000 राज होंगे जो वो खोल देगा, तो सरकार इसमें एक्शन ले ही नहीं सकती है। अगर जेपीसी भी बन जाए फिलहाल तो भी कुछ नहीं होगा। इस पे न्यायिक जांच हो सकती है, इस पे सेबी जांच कर सकती है, इस पे कोई गैर सरकारी जांच कर सकता है, या फिर जब ये सरकार जाएगी तब कुछ होगा। अडानी जी की सजा फिलहाल ये है कि बार बार ये मामले सामने आएंगे और उनकी नकली जो नेटवर्थ और वैल्यूएशन है वो नीचे गिर जाएगी, और वो उनकी जो असली औकात है उसमें आ जाएंगे। यही उनकी सजा है। जेल तो फिलहाल वो नहीं जा पाएंगे। तो देशभक्ति की आड़ में जो खेल पूरा हो रहा है, हिडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई उसके बाद अडानी ने करने की भारत के ऊपर हमला है, यानी कमबख्त ये भारत हमारा देश 100 करोड़ लोगों वाला देश जो है वो एक ऐसे कैपिटलिस्ट के नाम हो गया, जो कैपिटलिस्ट जैसा कि मयंक ने बताया सुई भी नहीं बनाता है, बनी बनाई चीजों का इधर से उधर करने का बिजनेस करता है, जिसके अंदर 100 लूप होल अलग अलग जगहों से खोजे जा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल में मैं ये सारी कहानी आपको दे भी दूंगा। समझने की जरूरत यह है कि आखिर वो दिन कैसे आ गए, कैसे ऐसे अच्छे दिन आ गए जब एक उद्योगपति इतने सारे घपले करता है, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी रहती है, और चुपचाप नहीं बैठी रहती है, सक्रियता से उसको बचाने की कोशिश करती है। सोच के देखिएगा कि जिस आदमी ने सेबी का हेड रहते हुए जांच किया अदानी का, उसको अदानी ने एनडीटीवी खरीदने के बाद उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। जिस एसबीआई ने पैसे दिए ऑस्ट्रेलिया के खदान के लिए, उस एसबीआई की चीफ को अदानी ने बाद में अपने यहां मैं कह लूं कि नौकरी दे दी।
ये सब खेल कैसे होता है मयंक ने समझाया, क्यों होता है ये आपको समझना है, सोचना है कि जब आप धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर, प्रांतीयता के नाम पर, जाति के नाम पर पागलों की तरह वोट दे रहे होते हैं तो दरअसल आप ऐसे बिजनेस को, ऐसे भ्रष्टाचार को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सोचिएगा, यही कह सकता हूं फिलहाल मैं। सोचने के बाद क्या करना है वो आपको तय करना है। हाँ, इतना जरूर कर दीजिएगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।